नमस्कार। अंतरिक्ष में तैरते हुए हमारे शानदार नीले जहाज यानी पृथ्वी को ही देख लीजिए। इसके पास अपना खुद का एक परफेक्ट लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। तो आइए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे गोता लगाते हैं और समझते हैं हमारी प्राकृतिक संपदा यानी हवा, पानी और मिट्टी की उस लाजवाब वर्किंग को, जो इस पूरे ग्रह को इतना जीवंत बनाए रखती है। अब जरा इस विरोधाभास पर गौर करें। एक तरफ हमारा हरा भरा घर है और दूसरी तरफ शुक्र और मंगल जैसे बिल्कुल बंजर ग्रह हैं। पता है वहां दिक्कत क्या है? वहां का वायुमंडल 95 से 97% तक सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड से भरा पड़ा है। मतलब जीवन की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। और यहीं पर हमारी पृथ्वी का वायुमंडल एक असली गेम चेंजर साबित होता है। असल में जीवन का जादू वहीं चलता है जहां हवा, पानी और मिट्टी यानी वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल एक साथ मिलते हैं। इसी सटीक और बेहद दुर्लभ संगम को हम जीवमंडल या बायोस्फीयर कहते हैं। सच कहें तो यही वो क्रिटिकल जोन है जो इस ग्रह पर हर तरह के जीवन को मुमकिन बनाता है। वायुमंडल के इस हार्डवेयर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये असल में एक ऐसा बेहतरीन कंबल है जिसमें 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन मौजूद है। ये सिर्फ हमें सांस लेने के लिए गैसें ही नहीं देता, बल्कि इसे कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये पृथ्वी के तापमान को दिन और रात दोनों समय बिल्कुल स्थिर रखता है। जरा सोचिए, अगर ये सुरक्षात्मक कंबल ना हो तो क्या होगा? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा चंद्रमा। सूर्य से बिल्कुल उतनी ही दूरी पर होने के बावजूद वहां कोई वायुमंडल नहीं है। नतीजा, वहां का तापमान -190 डिग्री की जमा देने वाली ठंड से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस की उबलती हुई गर्मी के बीच झूलता रहता है। हमारा वायुमंडल हमें इसी खतरनाक स्थिति से बचाता है। और हाँ, यही हवा तटीय पवनों का निर्माण भी करती है। होता क्या है कि दिन के समय जमीन पानी के मुकाबले बहुत तेजी से गर्म होती है। जमीन के ऊपर की गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है, जिससे वहां लो प्रेशर यानी कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। बस फिर क्या, समुद्र की ठंडी हवा उस खाली जगह को भरने के लिए दौड़ पड़ती है और इसी से हवाएं चलने लगती हैं। हवा के बाद अब आते हैं पानी पर, यानी जलमंडल। ये जानना वाकई अद्भुत है कि पृथ्वी की सतह का 75% हिस्सा पानी से ढका है। और सबसे खास बात, हमारी कोशिकाओं के अंदर की सारी प्रक्रियाएं इसी जलीय माध्यम में होती हैं। हमारे शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक सब कुछ इसी में घुलकर सफर करता है। अब बात करते हैं जीवन के तीसरे बड़े स्तंभ की, स्थलमंडल। इसकी जो सबसे ऊपरी परत है यानी हमारी ऊपरी मृदा, वो रातों रात नहीं बनी है। प्रकृति ने इसे हजारों लाखों सालों में बहुत ही धीमी आंच पर पकाया है। सूरज की गर्मी से चट्टानों का चटकना, दरारों में पानी का जमना, तेज हवाओं का कटाव और यहाँ तक कि लाइकेन जैसे छोटे जीवों द्वारा कठोर चट्टानों को धीरे धीरे तोड़ना, इन सब के मिलने से ये उपजाऊ मिट्टी तैयार होती है जो हमारी पूरी जैविक विविधता की नींव है। चलिए, हार्डवेयर की बात तो हो गई, अब इस सिस्टम को चलाने वाले सॉफ्टवेयर की ओर मुड़ते हैं। हमारे संसाधन तो सीमित हैं, फिर भी अरबों सालों से जीवन कैसे चल रहा है, इसका राज छिपा है प्रकृति के इस मास्टर रिसाइकलिंग प्रोग्राम में, जिसे जैव रासायनिक चक्रण कहते हैं। नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन के चक्र ऊर्जा और पदार्थों का एक ऐसा नॉन-स्टॉप फ्लो बनाए रखते हैं जो कभी नहीं रुकता। उदाहरण के लिए जलीय चक्र को ही लें, यह बिल्कुल एक परफेक्ट लूप की तरह काम करता है। गर्मी से पानी भाप बनता है, फिर वो वाष्प ऊपर जाकर हवा में मौजूद धूल के कणों के चारों ओर ठंडी होकर संघनित हो जाती है और अंत में गुरुत्वाकर्षण उसे बारिश या बर्फ के रूप में वापस नीचे खींच लाता है। यह ताज़ा पानी देने का प्रकृति का सबसे शानदार और कभी न थकने वाला तरीका है। इसी तरह नाइट्रोजन भी हमारे डीएनए और प्रोटीन के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन हम हवा में मौजूद नाइट्रोजन को सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इससे पहले जड़ों में मौजूद कुछ खास बैक्टीरिया या फिर आसमान में कड़कने वाली बिजली जैसी शक्तिशाली घटनाओं द्वारा फिक्स करना पड़ता है। एक बार जब ये नाइट्रेट्स में बदल जाती है तो पौधे और जानवर इसका इस्तेमाल करते हैं और अंततः बैक्टीरिया इसे वापस हवा में छोड़ देते हैं। अब कार्बन चक्र को देखें, जो ऊर्जा के इस पूरे ट्रांसफर को संतुलित रखता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल देते हैं। यही ग्लूकोज हर जीवित प्राणी को ऊर्जा देता है और फिर सांस लेने की प्रक्रिया या चीजों के जलने से ये वापस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में लौट जाता है ना कमाल का सिस्टम? और बिल्कुल इसी के समानांतर चलता है ऑक्सीजन चक्र। हम सांस लेने में या ईंधन जलाने में जो ऑक्सीजन खर्च करते हैं, उसकी कमी को पौधे लगातार पूरी करते रहते हैं। ये एक बहुत ही नाजुक लेकिन एकदम सटीक लेनदेन है जो पृथ्वी पर हर एक पल घटित हो रहा है।
लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या आ गई है। अरबों सालों से चले आ रहे इस सटीक संतुलन में अब एक भारी रुकावट पैदा हो रही है। डेटा साफ दिखाता है कि हमारी बहुत ज्यादा औद्योगिक गतिविधियां और प्रदूषण इन बेहद नाजुक प्राकृतिक चक्रों में कुछ सीरियस ग्लिच यानी गड़बड़ियां पैदा कर रहे हैं। इस विश्लेषण में साफ नजर आता है कि कैसे जीवाश्म ईंधनों का धुआं, कारखानों का कचरा और खेती में इस्तेमाल होने वाले खतरनाक रसायन हमारी हवा, पानी और मिट्टी को तेजी से खराब कर रहे हैं। कीटनाशकों के ज्यादा इस्तेमाल से मिट्टी के वो सूक्ष्मजीव मर रहे हैं जो रिसाइकलिंग का काम करते हैं, और इंडस्ट्रियल वेस्ट हमारे जलाशयों को पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है। अब जमीन से थोड़ा ऊपर चलते हैं। वायुमंडल की ऊपरी परतों में हमारी ओजोन लेयर मौजूद है, जो असल में इस ग्रह के लिए एक बेहतरीन सनस्क्रीन का काम करती है। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी ये ढाल सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों को हम तक पहुंचने से पहले ही सोख लेती है। लेकिन यहाँ भी एक चिंताजनक स्थिति पैदा हो गई है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC जैसे इंसानों द्वारा बनाए गए रसायनों ने इस सुरक्षा कवच को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसी का नतीजा है कि अंटार्कटिका के ऊपर एक बड़ा ओजोन छिद्र देखा गया। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है कि कैसे हमारे बनाए रसायन हमारी ही सुरक्षा प्रणालियों को तोड़ रहे हैं। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गंभीर वैज्ञानिक सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या हम टिकाऊ संसाधन प्रबंधन यानी सस्टेनेबल मैनेजमेंट के जरिए इन ग्रहीय गड़बड़ियों को समय रहते ठीक कर सकते हैं? क्या हम अपने स्पेसशिप अर्थ के नाजुक संतुलन को बचा पाएंगे? ये एक ऐसा जरूरी विचार है जिसके साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं समाप्त करते हैं। इस पर गहराई से विचार करना हम सब के लिए बेहद जरूरी है।